हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं ब्रजेश और स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी मोटिवेशनल कहानी है अमरकांत जी के द्वारा लिखी हुई शाम के घिरते अंधेरे में भटकता नौजवान। कहानी बहुत ही सुंदर है, पूरा सुनिएगा और अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं कहानी। एक नौजवान को संकोच पूर्वक भीतर आते देखकर मैं चौंक उठा। शाम के साफ मौसम, भविष्य की कुछ निश्चित उम्मीदों तथा पीड़ा रहित शरीर की वजह से मैं प्रसन्न हूँ। चेहरा तो पहचाना नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे वह इस ढंग से देख रहा है मानो पहले मिल चुका हो। वैसे इसमें आश्चर्य की बात भी नहीं है। अखबारों में नाम देखकर अक्सर मुझसे मिलने अजनबी नौजवान आ जाते हैं, जिनमें से अधिसंख्य सिविल सेवाओं की परीक्षाओं के लिए इस मोहल्ले में किराए पर मकान लेकर तैयारी करते हैं। आप निश्चिंत होकर बैठिए, मेरे पास फुर्सत है, बातें होंगी। लेकिन पहले बताइए कि आप चाय पिएंगे ना? सर, मैं चाय पीता नहीं, नौजवान विनम्रता से बोला। अच्छा, पानी वानी पीकर ही चला हूं। मुझे लगा नौजवान की आवाज में कुछ घबराहट है, शायद भीतर से बेचैन, अन्यथा वह सिर घुमाकर कभी बाहर की तरफ और ऊपर उठाकर कभी छत की ओर क्यों देखता। लगता है आईएएस की परीक्षा में कोई समस्या आ गई। सर, मैं यहाँ आईटी का विद्यार्थी हूँ, दूसरा वर्ष है। एक बार अपने मित्र के साथ मिला था, अनुराग। नौजवान को एक बार फिर गौर से देखा। आईटी की बात सुनकर मेरी याददाश्त में कोई छोटा धूमिल सा बल्ब जल उठा। हाँ, एक वर्ष पहले दो विद्यार्थी आए थे और चूंकि एक अधिक लंबा और मुखर था, अतः दूसरे दुबले पतले और संकोची तथा विनम्र नौजवान की तरफ ध्यान नहीं दे पाया। शायद इसी वजह से इस नौजवान का चेहरा अनजाना लगा था। अनुराग जी, आपके साथी कहाँ रह गए? वह कहीं बाहर गए हैं सर। मैं हाँ हाँ बताइए, संकोच न कीजिए। मैं इधर से गुजर रहा था कि मेरे दिमाग में ये बात आई कि आपसे सलाह ले लूं। पिछली बार आया था तो आपकी कुछ बातें बड़ी अच्छी लगी थी। ये तो मुझे याद नहीं है कि पिछली मुलाकात में मैंने क्या क्या कहा था, लेकिन उखड़े उखड़े ढंग से बोल रहा है ये नौजवान। इन नौजवानों की कठिनाइयों का कुछ कुछ अंदाजा है मुझे। इसकी वजह यह है कि ये आकर अपनी समस्याएं बता जाते हैं। बड़े संकोची होते हैं ये लोग। नौकरी की कुर्सी दौड़ में लगे तथा हर जगह संदेह भरे सवालों से घिरे ये सिर्फ उन्हीं बातों की फिराक में रहते हैं जो उन्हें निश्चित सफलता दिला दे। खैर, ये तो मैं समझ ही गया कि ये किसी गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है, अन्यथा घर परिवार के आत्मीय लोगों और रिश्तेदारों से लेकर कॉलेज के योग्य शिक्षकों तक को छोड़कर मेरे पास सलाह लेने के लिए क्यों आता, जो बुजुर्ग होने पर भी आईटी की पढ़ाई और उसकी नई समस्याओं के संबंध में खास नहीं जानता, सिवाय इस सुनी सुनाई बात के कि इस विषय के लोगों की पूछ बहुत बढ़ गई है और अनेक लोग दूसरे देशों में ऊंची ऊंची तनख्वाहों पर काम करते हुए शान की जिंदगी जी रहे हैं। बताइए ना, आपकी कठिनाई कम कर सका तो खुशी होगी मुझे। सर, इस शहर में कोचिंग का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। उसने सिर घुमाकर बाहर देखा। हाँ कहिए, रुक क्यों गए? ये तो अच्छी बात है, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है। कुछ मशहूर संस्थाएं हैं सर, उनके अलावा निजी स्तर पर भी लोग अपने घरों पर कोचिंग खोले हुए हैं और अच्छा कमा रहे हैं। फिर भी लड़कों की कमी नहीं है। सर्वेक्षण करने पर पता लग जाएगा कि हर सड़क और गली में पुरुष और स्त्रियां अपने अपने घर कोचिंग कक्षाएं चला रहे हैं। अच्छा, मुझे आश्चर्य हुआ। यदि ऐसी बात है तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैं अपने शहर की शैक्षणिक समस्याओं
के संबंध में बहुत नहीं जानता। बच्चों को पढ़ाना तो एक समाजोपयोगी कार्य है और पहले भी कोचिंग और प्राइवेट ट्यूशन होता ही था, लेकिन गली गली ये कार्य हो रहा है, इसमें कुछ अतिरंजना अवश्य है। ये सही बात है सर, मैं भी कुछ विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ अपना खर्चा निकालने के लिए। अब बहुत से लड़के आते हैं मेरे पास। पढ़ाने का मेरा ढंग ऐसा है सर कि अनेक लड़के दूसरी जगह छोड़कर मुझसे पढ़ने के इच्छुक हैं। क्या पढ़ाते हैं आप उनको? सर मैं बीएससी हूँ गणित से। पढ़ने में ठीक ठाक था और आईटी प्रवेश परीक्षा में भी अच्छे नंबर आए थे। कक्षा 9 से बीएससी तक के छात्र मिल जाएंगे आसानी से। इंजीनियरिंग तथा कुछ अन्य प्रतियोगिताओं के छात्र। इस तरह मैं देख रहा हूं कि इस कार्य में अगर जम जाऊं तो कुछ ही वर्षों में 50 लाख कमा लूंगा। 50 लाख, ये रकम अधिक तो है, किंतु आज के जमाने में लाखों करोड़ों की बात सुनना या करना अथवा उसका ख्वाब देखना अस्वाभाविक नहीं है। आईटी का कोर्स करने वाले के लिए ये ख्वाब भी नहीं, जहां पढ़ाई खत्म हुई नहीं कि लंबी तनख्वाहों वाली नौकरी आपको खोजती हुई दरवाजे पर पहुंची जाएगी। फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? तो पढ़ाई छोड़कर आप यही करेंगे? नहीं सर, पढ़ाई भी चलती रहेगी। कैसे? इतने व्यापक स्तर पर कोचिंग के लिए तो आपको सवेरे से शाम तक व्यस्त रहना पड़ेगा। मैं उससे तर्क करने लगा। शाम को मैं खाली हो जाऊंगा, उसके बाद कॉलेज के सर के घर जाकर उनसे 2 घंटे पढ़ लूंगा। मेरा माथा चकराने लगा। यदि इम्तिहान पास करना ही ध्येय है तो उसके लिए कॉलेज में जाकर नियमित रूप से पढ़ना जरूरी नहीं है, प्रैक्टिकल भी तो करना होता है। नौजवान सहसा इसका उत्तर नहीं दे पाया। उसने लगातार 2 बार सिर घुमाकर बाहर की तरफ देखा, फिर कुछ उद्धत स्वर में बोला, सब इंतजाम हो जाता है। मुझे आघात लगा। इन बातों को समझना मुश्किल नहीं है। सामने बहुत कुछ उभर आता है और सहसा समझ में नहीं आता कि आप बाहर से आए एक अजनबी वयस्क नौजवान से क्या कहें। फिर भी मैंने अपने को संयत रखकर धीमे स्वर में पूछा, तो मुझसे आप क्या चाहते हैं? सर मैं आपकी सलाह चाहता हूं, मुझे क्या करना चाहिए? क्यों? और किसी से क्यों नहीं पूछा? कई लोगों से पूछा था, फिर इच्छा हुई कि आपकी सलाह ले। उधर उन लोगों ने आपकी योजना का विरोध किया तो आप ये समझकर मेरे पास आए हैं कि मैं अनुकूल राय दूंगा। कुछ देर तक वह मेरी बात पर अर्थ समझने और उसका उत्तर ढूंढने के लिए मौन होकर सोचता रहा। फिर स्पष्ट दृढ़ स्वर में बोला, अनुकूल प्रतिकूल की बात नहीं है सर, मैं आपकी राय चाहता हूं। उन लोगों ने तो मुझे प्रोत्साहित ही किया है। उसने जैसे मुझ पर जिम्मेदारी का एक भारी बोझ रख दिया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वह इस ढंग से मेरी नैतिक सोच को चुनौती देगा। खैर, मैंने उसे राय दी कि यह उसकी पढ़ाई का दूसरा वर्ष है और 2 वर्ष बाद जब उसका कोर्स पूरा हो जाएगा तो बड़ी बड़ी कंपनियों के अधिकारी स्वयं कैंपस में आकर उसका चुनाव करके बड़ी नौकरियों में ले जाएंगे। सर अब वैसी बात नहीं है। अभी एक विकसित देश से इसी विषय के कई इंजीनियर मंदी की वजह से नौकरी से निकाल दिए गए हैं। वे स्वदेश लौट आए हैं और काम के लिए काफी परेशान हैं। अब मुझे कुछ समझ में आने लगा। चीजों को न जानने से भी सही आकलन और सही निर्णय संभव नहीं है। लड़के ने उम्मीद से पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन इस तरह की घटनाओं से निराशा तो होगी ही। जब वहां नहीं है तो यहां क्या है? सामने अंधकार। ऐसी स्थिति में सही राय क्या होगी? मैंने कुछ सोचकर कहा, लगता है आप घबरा गए हैं, लेकिन घबराने से काम नहीं चलेगा। मंदी हमेशा थोड़ी रहेगी, अच्छी स्थिति शीघ्र ही आएगी। मेरा ख्याल है आप मेहनत से ये कोर्स पूरा कर लें
और नियमित रूप से पढ़ाई करके खूब अच्छे नंबरों से निकल जाएं। इसलिए आप आए भी हैं और करीब आधा समय बीत भी गया है। जो पढ़ चुके, डिग्री डिप्लोमा ले चुके, उन्हीं को क्या हो गया? नौजवान ने अपनी आंखें दूसरी ओर फेर ली और उसका मुंह भी किसी गुने हुए की तरह फूल गया। मुझे लगा कि वह नाराज हो गया है, जैसे ये कहना चाहता हो कि मैं फालतू उपदेश दे रहा हूं। मैंने समझाने की कोशिश की, फिर भी डिग्री डिप्लोमा तो है ही उनके पास। स्थिति सुधरने पर उनको ही पूछा जाएगा। अपने देश में अच्छी नौकरी मिल सकती है, यहां नहीं तो अन्य विकसित देशों में। एक ही देश थोड़ी ही है। क्या है ये यहाँ? ढंग की शिक्षा कहाँ हो रही है? ढंग के प्राइमरी स्कूल तो मिलेंगे नहीं, लेकिन कम तनख्वाहों पर अप्रशिक्षित और अयोग्य टीचरों से अंग्रेजी में विज्ञान, गणित और सभी विषय पढ़ाने का उत्साह। हर जगह एक ही मनोवृत्ति है, स्कूल, कॉलेज, कार्यालय, अस्पताल। क्या कहना चाहते हैं आप? यही ना कि हर जगह लोग मेहनत, नियम और कष्ट के रास्ते पर नहीं चलना चाहते। जब हर व्यक्ति का उद्देश्य धनार्जन है, तो इसके लिए निकाले गए आसान रास्तों पर क्यों न चले कोई? नियम, ईमानदारी और नैतिकता के कठिन रास्ते को क्यों पकड़े? लेकिन इतने पर भी मैं कहूंगा कि आपका कॉलेज अच्छा है, आपका विषय अच्छा है, आप स्वयं तेज छात्र हैं, आप नियमित रूप से अपनी पढ़ाई पूरी कर लें। ये भी बताऊं कि क्यों मैं शायद कुछ तैश में आ गया था। ये सही है कि नौजवान को असहाय अवस्था में गुस्सा आ गया था। उसे जैसे उसके गलत चुनाव को इसी से न्यायोचित सिद्ध किया जा सकता हो। लेकिन उसके तर्क से प्रभावित होने के बजाय मैं जब अपनी पहली राय पर दृढ़ रहा तो उसका गुस्सा पता नहीं कहाँ चला गया और वह बेचारगी से देखकर हथियार डालते हुए धीमे स्वर में बोला, सर, मैं तो आपकी राय चाहता हूं। अब कैसे राय दूं? खैर, इसको और भी स्पष्ट कर देता हूं। पढ़ाई, मेहनत, योग्यता किसी का भी आसान रास्ता नहीं होता। इसके बावजूद कि आसान रास्तों पर चलकर कुछ लोग खूब धनार्जन कर रहे हैं और आज ईमानदार और परिश्रमी लोगों की पूछ नहीं है। आसान रास्ते पर चलने से अंततः उसकी आदत ही पड़ जाती है। फिर तो नियम कानून तोड़ने में देरी नहीं होती। हमेशा झूठ का सहारा लेना पड़ता है। तब तो आसान रास्ता का मतलब हो जाता है गलत रास्ता। रेल का टिकट लेते समय कई लोग कतार के नियम तोड़कर जल्दी टिकट ले लेते हैं और कई हकदार लोगों को टिकट से वंचित कराकर कभी कभी गाड़ी भी छुड़वा देते हैं। तो इसका यह अर्थ नहीं कि उनका तरीका सही है। जब आप नियम, ईमानदारी, मेहनत के रास्ते पर चलते हुए योग्यता प्राप्त कर लेते हैं तो वह योग्यता संतोष के साथ एक अच्छे मित्र की तरह साथ देगी हमेशा। वह आपके चरित्र का आधार बनेगी और दूसरों को सच्चरित्रता भी सिखाएगी। क्या ठीक नहीं कह रहा हूं मैं? नहीं सर, आप ठीक कह रहे हैं। आपकी बात मेरी समझ में आ रही है। उसका स्वर रुआंसा हो गया। पढ़ाई का खर्चा तो ठीक से चल ही रहा है आपका। मैंने बात को दूसरी दिशा में मोड़ना चाहा, किंतु जैसे उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। वह कठिनाई से अपने को नियंत्रित करते हुए बोला, सर, एक वर्ष में करीब 35,000 रुपये फीस देनी होती है। एक मामूली किसान का लड़का कहाँ से देगा इतनी फीस? मुझे अचंभा हुआ। हाँ सर, एक छोटा भाई साथ में रहकर पढ़ता है, उसका खर्च। एक मकान किराए पर लेकर रहते हैं, हाथ से खाना बनाते हैं, कपड़ा लत्ता आदि और भी तो खर्च है। एक वर्ष में लगभग 70,000 रुपये चाहिए। पिताजी बूढ़े हो रहे हैं, उनके पारिवारिक खर्चे हैं, शादी ब्याह, नातेदारी, रिश्तेदारी अलग। खेती मामूली है, उससे
कितना पैसा आएगा। घर का बड़ा लड़का हूं, ये सब देखा नहीं गया। सोचा ट्यूशन करके पिताजी का बोझ हल्का करूंगा। लड़के मेरा पढ़ाना पसंद करने लगे तो ये ख्याल आया कि किसी तरह मेरी पढ़ाई चलती रहे और कोचिंग द्वारा काफ़ी पैसा कमाने लगूं तो भाइयों की पढ़ाई आसानी से हो जाएगी और बहनों की शादी में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वह आगे बोल न सका, कंठ अवरुद्ध, मुंह तमतमाया और आंखें भरी हुई। कुछ देर सिर झुकाकर वह रुदन को नियंत्रित करने की कोशिश करता रहा, फिर बोला, मैं चलता हूँ। उठकर नमस्कार करने के बाद वह कमरे से बाहर निकल गया। ये थी एक इमोशनल कहानी, नौजवान की शाम के घिरते अंधेरे में भटकता नौजवान। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें और मिलेंगे कल किसी ऐसी ही इंस्पायरेशनल कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।